तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि आज सदन के पटल पर रखेंगी बजट, और इस बजट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो देश के लिए ये आज मोदी सरकार 3.0 का पहला पूर्ण बजट होगा। बजट में किस वर्ग के लिए क्या बड़े ऐलान किए जाएंगे, इस पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। लेकिन इस बीच तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं, वित्त मंत्री यहाँ से अब सीधा संसद के लिए रवाना यहाँ पर होंगी और 11 बजे का वक्त है जब बजट पेश करेंगे। 10 बजे संसद भवन में टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन किया जाएगा। तो बाहर ये काफिला आप देख पाएंगे, ये काफिला आगे बढ़ता हुआ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 10:15 बजे का वक्त होगा जब संसद भवन में कैबिनेट की बैठक यहाँ पर बुलाई गई है, और 11 बजे का वक्त जब बजट पेश करेंगे वित्त मंत्री। फिलहाल उनका काफिला ये आगे बढ़ता हुआ और राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और उसके बाद कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है और बैठक के बाद 11 बजे का वक्त मुकम्मल है जब सदन के पटल पर वित्त मंत्री पेश करेंगे देश का पूर्ण बजट। तो काफिला यहां से निकल चुका है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का। तो मिडिल क्लास को क्या टैक्स में राहत मिलेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उछला है। युवाओं के लिए क्या बड़ा ऐलान किया जाएगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उछला है, क्योंकि यही बजट देश के विकास की रूपरेखा तय करेगा। हालांकि कल आपने सुना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम महत्वपूर्ण बातों का अपने संबोधन में जिक्र किया है। कल आपने ये भी देखा किस तरीके से वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण जो रिपोर्ट है वो पेश की है, और कहा गया है कि एस्टिमेट जो है वो ज़्यादा रहने का अनुमान उनकी ओर से जताया गया है। तो पूरा स्केड्यूल आप जान लीजिए क्या रहने वाला है। देखिए 9 बजे का वक्त बताया जा रहा है जब नॉर्थ ब्लॉक में फोटो सेशन रखा गया है। ठीक 10 मिनट बाद यानी 9:10 पर राष्ट्रपति भवन जाएंगी वित्त मंत्री। 9:45 का वक्त होगा जब वित्त मंत्री सदन के लिए रवाना होंगी, और ठीक 10 बजे संसद भवन में टीम के साथ वित्त मंत्री का है फोटो सेशन, और उसके 15 मिनट बाद यानी कि 10:15 बजे संसद भवन में कैबिनेट की बैठक है, और 11 बजे बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 3:30 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ की जाएगी, और उसके बाद वित्त मंत्री का इंटरव्यू होगा। फिलहाल ये तस्वीरें दो आपके सामने रख रहे हैं। तो वित्त मंत्री का जो काफिला है वो आगे यहाँ से निकल चुका है और अब सीधा वो रुख करेंगे राष्ट्रपति भवन का। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नाम सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड है। आपको जानकारी दें कि उनको बजट की बारीकियों का अच्छा खासा अनुभव है। ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि अब की बार बजट में छोटे और कुटीर उद्योगों के लिए बड़े रोजगार के साधन जुटाने पर जोर हो सकता है। गरीबों के लिए नए घर से लेकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी घोषणाएं हो सकती हैं। इस पर देखिए सहयोगी हिमांशु शेखर की एक खास रिपोर्ट। निर्माण की इस रफ्तार पर हिंदुस्तान का विकास सवार है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का आलम यह है कि पहली बार किसी वित्तीय साल की पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून के बीच कुल निर्यात $200 बिलियन से भी ज्यादा हुआ, जो एक रिकॉर्ड है। यह अप्रैल से जून 2023 की तुलना में 8.6% ज्यादा है। इस निर्यात में सबसे ज्यादा इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक सामान, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स, कॉफी और जैविक और गैर जैविक रसायन शामिल हैं। इस एक्सपोर्ट को विस्तार देना सिर्फ खजाना भरने के लिए ही नहीं बल्कि बेहतर रोजगार के लिए भी जरूरी है। इकोनॉमी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है, डिस्पाइट की मतलब दुनिया में बहुत हलचल है और डोमेस्टिक इकोनॉमी में भी काफी शॉक्स हमने फेस किए। पैंडेमिक है, क्लाइमेट रिलेटेड है, कॉन्फ्लिक्ट रिडन वर्ल्ड है, तो ये बैकड्रॉप ये है। अब ये क्वेश्चन आता है कि आगे हम मीडियम टर्म में कैसे सस्टेन करें इस ग्रोथ रेट, 6.5, 7, 7.5, 8% कैसे इसको सस्टेन करें। और इसमें मैन्युफैक्चरिंग का बहुत
अहम रोल है। आई थिंक सर्वे ने एक बहुत अच्छी चीज हाईलाइट की जो आपने बताया कि एमएसएमईज को जो है उसको हम कैसे हम रेगुलेशन चेंज करें, अपनी पॉलिसी चेंज करें कि एमएसएमईज को बढ़ावा मिले। मोदी सरकार का फोकस लघु और कुटीर उद्योगों पर बहुत ज्यादा रहता है। एक अनुमान के मुताबिक देश में करीब 5 से 6 करोड़ छोटे और लघु उद्योग की इकाइयां हैं। इनसे करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है। बहुत ज्यादा अनुमान है कि अब की बार बजट नेक्स्ट जनरेशन वाले आर्थिक सुधार कार्यक्रम को वित्त मंत्री नया स्वरूप दे सकती हैं। और ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं। नॉर्थ ब्लॉक यहाँ पहुंची हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। तो आज बजट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। तो मोदी सरकार 3.0 ये कार्यकाल का उनका पहला पूर्ण बजट आज पेश करेंगे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और आपने हमारी रिपोर्ट भी देखी थी इससे पहले। रिपोर्ट के जरिए हमने आपके सामने बताया कि किस तरीके से किस वर्ग को क्या उम्मीदें हैं। तो छोटे जो उद्योग हैं उनके लिए क्या बड़ा ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि जब छोटे उद्योग के लिए बड़ी घोषणाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर उससे जो विकास है, जो अर्थव्यवस्था है, उसको बूम मिलता है। तो छोटे उद्योगों के लिए क्या बड़ा ऐलान होगा, ये महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। लेकिन इस बीच आप ये भी जान लीजिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट आज पेश होने जा रहा है। 11 बजे वित्त मंत्री पेश करेंगी देश का पूर्ण बजट। 3.0 मोदी सरकार के पहले आम बजट से सभी वर्गों को काफ़ी उम्मीदें हैं। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान की बात करें तो उद्योग और व्यापार को भी इस बजट से हैं काफ़ी उम्मीदें, क्योंकि 5 साल के बाद फिर केंद्र और राज्य में डबल इंजन की सरकार है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संकेत ये दे चुकी हैं कि बजट में महिलाओं हों, किसान हों, ग्रामीण क्षेत्र हों, उन पर जोर रह सकता है। और कर्मचारी से लेकर कारोबारी और विद्यार्थी, हर वर्ग के लोग बजट से राहत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। निर्मला सीतारमण आज 7वीं बार करेंगी देश का बजट पेश। तो राजस्थान के लोगों को इससे काफ़ी उम्मीदें हैं। माना यह जा रहा है कि केंद्र सरकार के बजट से राजस्थान के हिस्से में बहुत कुछ आने की संभावना बनी हुई है। अर्थव्यवस्था के लिहाज से देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। उसको विकसित करना एक चैलेंज है कहीं ना कहीं। यहाँ DMIC बाड़मेर में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स जैसे प्रोजेक्ट को तेजी से बढ़ाना भी होगा। हालांकि बजट पेश होने से पहले ही PM मोदी ने संकेत दिए कि क्या बजट में होगा। और हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जयपुर से हमने बताया कि जयपुर वासियों को क्या उम्मीदें हैं। इस बीच अजमेर का जान लेते हैं। अजमेर वासियों को क्या है इस बजट से उम्मीदें और क्या महत्वपूर्ण ऐलान इस बार के बजट में राजस्थान वासियों के लिए, खास तौर पर अजमेर के वासियों के लिए हो सकता है। पवन इस वक्त मौजूद हैं। पवन, आपके पास ही आते हुए, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं राजस्थान में, अजमेर की बात कर ली जाए तो कौन कौन से महत्वपूर्ण यहाँ पर मुद्दे हैं और खास तौर पर क्या उम्मीदें हैं अजमेर वासियों को इस बार के बजट से? बिल्कुल मनी, देखिए अजमेर के जो लोग हैं उनको काफी इंतजार है, क्योंकि राजस्थान और केंद्र में दोनों में बीजेपी की सरकार है। क्या आम क्या खास, सभी व्यक्तियों को अपने अपने फायदे के बजट ऐसा लग रहा है कि जो सीतारमण है वित्त मंत्री, वो हर एक लोग को, हर एक व्यापारी को, छोटा हो बड़ा हो, आम आदमी हो व्यापारी हो, तमाम लोगों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायदा पहुंचाने वाली है। अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर की जो राजनीतिक दृष्टि है वो काफी मजबूत है, क्योंकि यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी, कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी और तमाम जो विधायक है वो बीजेपी के हैं। तो इस वजह से अजमेर के लोगों को काफी आशा है कि यहाँ के जो लोग हैं उनको काफी चीजों में राहत मिले। बात करें यहाँ के, देखिए लोगों की ये भी मांग है कि जो केंद्र सरकार है उन्होंने जो अंडरपास बनाए थे, ओवरब्रिज बनाए थे, वो काफी लंबे समय से अटके हैं। तो इनके लिए बजट यहाँ पर मिले और आवागमन में काफी राहत मिले। रेल यात्रा है वो सुगम हो, सड़क यात्रा है वो सुगम हो, आम आदमी के व्यापार में काफी फायदा हो। जिस तरीके से देखिए यहाँ पे कुछ लोग हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं, छोटे वर्ग के हैं और मिडिल क्लास जो लोग हैं। आप जो आज बजट आने वाला है किस तरीके से देखते हैं, क्या मांग है? हमारा यही है कि सिलेंडर सस्ता होना चाहिए, सब्सिडी मिलनी चाहिए और दूध में गिरावट आनी चाहिए। दूध बहुत बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन, इसमें भी खाद्य सामग्री सस्ती हो गए जिससे आम आदमी को बहुत फायदा मिले। शक्कर जैसे पहले 40 रुपए किलो आती थी, आज 45, 42 सब अलग अलग रेटें होती आ रही है। इसमें कम होने की जगह बढ़ती आ रही है। इसको कम होना चाहिए और सरकार को भी सोचना चाहिए। पेट्रोल डीजल के भाव आए दिन बढ़ते रहते हैं, उसको भी कम होने चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से पूर्व बताया था कि आम लोगों की आम अपेक्षा क्या क्या है वो यहाँ पर इन्होंने बताई। खाद्य सामग्री सस्ती होनी चाहिए।
आप बताएं किस तरीके की सोचते हैं 11 बजे मंत्री जी बजट पेश करेंगी, क्या होना चाहिए? देखिए, बजट में तो वैसे तो अजमेर वालों के लिए तो खुशी की बात है, क्योंकि यहाँ से हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश सिंह जी रावत है और वासुदेव देवनानी जी विधानसभा अध्यक्ष है। तो अभी उन्होंने जैसे पुष्कर में कॉरिडोर की मांग करी है, तो ये अच्छा ही बजट, मतलब अच्छी बात है कि पवन हमारे जानिए इनसे, अजमेर के लिए युवा है बहुत खुशी की बात है। और ये युवा है, जो आने युवाओं वाले को क्या बजट उम्मीदें हैं? के और सभी पूरे राजस्थान के हित के लिए बिल्कुल, ही देखिए आप युवा हैं, रोजगार की भी बात करें, आप क्या सोचते हैं युवा होने के नाते? युवा होने के नाते मैं ये चाहता हूँ कि भाई सभी जितने भी जो बेरोजगार मेरे युवा साथी हैं, वो उन सभी को रोजगार भी मिले और कुछ ऐसी प्रोजेक्ट ऐसा लाए कि भाई कि जिनसे सभी युवाओं को कार्य मिल सके और सभी अपना जीवन सरल तरीके से व्यापन कर सके। आप बताएं, आप भी युवा हैं, कैसा चाहते हैं, क्या होना चाहिए सबका? व्यापार नीति के हिसाब से मैं सीतारमण जी से, जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि जो अभी 8% जीएसटी है उसमें थोड़ा घटावें, बैंक के ब्याज दे रहे हैं उस पर थोड़ा ध्यान देवें कि व्यापार छोटे स्तर से बड़े स्तर पे जाए और देश का विकास करे। मेरी ये मांग यही है कि जो आज जो हमारे वित्त मंत्री जी हैं, जो आज बजट पेश करेंगे, उसमें ये कुछ चीजों का ध्यान रखें कि छोटे व्यापार वाले आगे बढ़ सके और देश के कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ सके। आप बताएं, आप भी युवा हैं, क्या सोचते हैं अपने उत्थान के लिए? कि जीएसटी की जो रेट है उसमें जीएसटी में थोड़ा कटौती हो और रेटों में थोड़ा कुछ तो वो हो जिससे कि व्यापार में सुगम हो सके। जी बिल्कुल, देखिए अधिकतर जो लोग हैं, व्यापारी हैं, उनका मांग है कि जीएसटी में कमी लाई जाए। मनी, मैं आपको बता दूं, देखिए अजमेर के किशनगढ़ में विश्वविख्यात मार्बल मंडी है, वहां पर भी जो व्यापार है उसमें करीब 10 लाख रुपए तक का जो पैसा का जो ट्रांसफर है उसमें वे टैक्स की कमी की बात की है। और यहाँ पर जो सड़कें हैं, भागीरथ चौधरी जब पहले सांसद थे, उन्होंने बताया था कि जो अजमेर से जयपुर दिल्ली वाली जो सड़कें हैं उनको जोड़ा जाएगा। हालांकि काम चल रहा है मगर धीमी गति से चल रहा है। तो ये लोगों की, अजमेर वासियों की ये भी मांग है कि जल्द से जल्द ये काम पूरा हो। और जो अंडरपास है जिसमें बारिश के वक्त पानी भर जाता है, करोड़ों रुपए की लागत से अंडरपास बनाए गए थे अजमेर जिले के तमाम अंडरपास, उसमें पानी भर जाता है। तो कुल मिलाकर जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ वो एक तरह से जीरो यहाँ पर मान के चल रहे हैं। तो उनकी भी देखरेख की यहाँ पर लोग बात कर रहे हैं। जी मनी, ठीक है, आप ये रहिए मेरे साथ। पवन, मैं आपके पास लौटूंगी, आप बने रहिए मेरे साथ इस बीच, क्योंकि अलग अलग शहरों में हम लिए चल रहे हैं और सहयोगी वहाँ पर मौजूद हैं और बता रहे हैं कि राजस्थान के लोगों को इस बार के बजट से क्या उम्मीदें हैं। जरा जान लेते हैं अलवर के लोगों का क्या कहना है, उनकी क्या उम्मीदें हैं। यहाँ पर मौजूद हैं मुदित, मेरे सहयोगी। मुदित, आपके पास आ रही हूँ, ज़रा बातचीत करिए। अगर आपके साथ लोग मौजूद हैं वहाँ पर, क्या उम्मीद है इस बार के बजट से उनके? जी बिल्कुल, अलवर की अगर बात की जाए तो अलवर के लोगों को इस बार केंद्र के बजट से काफी उम्मीदें हैं। और उम्मीदों की बात की जाए तो उम्मीद भी इस तरह की है कि क्योंकि यहाँ से केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव इस बार चुनाव जीते हैं, केंद्र में वो मंत्री हैं, तो अलवर की जो उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं बहुत अपेक्षा ज्यादा है लोगों की। उनकी उम्मीद है कि अलवर को इस बार कुछ अच्छा मिलने वाला है। अलवर को इस केंद्रीय बजट में इस बार कई घोषणाएं राजस्थान के लिए होंगी, जिसमें खासतौर से अलवर होगा, अलवर का नाम आएगा। इस बात को लेकर के भी अलवर की जो उम्मीदें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। सर, केंद्र का बजट आने वाला है, राजस्थान सरकार ने भी बजट पेश किया, क्या उम्मीद अब सेंट्रल गवर्नमेंट से अलवर वासी और प्रदेशवासी करते हैं? अलवर वासियों को मोदी के तीसरे बजट से बहुत ज्यादा उम्मीद है। पिछले 2 बजट भी इन्होंने कोशिश करी थी अच्छा करने की, लेकिन मेरे ख्याल से जो 2 मुद्दे हैं जिसके अंदर इस बजट के अंदर इसका प्रावधान होना चाहिए। नंबर 1, जितना भी देश की जीडीपी बढ़ानी है तो जितने भी बेरोजगारों की संख्या कम करनी होगी। आज ही मैं पढ़ रहा था कि 80 लाख से ज्यादा हर बार 5 साल तक नौकरी देंगे तो अपनी जीडीपी बढ़ सकती है। तो पक्का इसको बेरोजगारी की समस्या दूर करने के लिए नौकरियों की घोषणा करनी होगी और उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, 5 साल में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। तो दूसरा, पिछले 10 साल से अभी तक इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा है। आम आदमी, जो मध्यम वर्ग का आदमी है, नौकरी पेशा आदमी है, वो इस उम्मीद को लेकर बैठा है कि इसका स्लैब बढ़े और स्टैंडर्ड एडिशन की छूट बढ़े। अलवर के लेवल में मैं इतना चाहता हूँ कि अलवर राज्य का वो हिस्सा है जो थोड़ा सूखे से प्रभावित रहता है और पानी की बड़ी समस्या है। हर गर्मी आने से पहले ही यहाँ पे पानी की समस्या हो जाती है, जिसके लिए अभी ERCP एक योजना जो पानी लेने के लिए अलवर आ रही है। तो केंद्र सरकार का जो हिस्सा है फटाफट उन्होंने सैंक्शन पास करके DPR बनवा करके यहाँ पे यदि पानी की समस्या दूर कर देती है तो मेरे ख्याल से अलवर वासियों के लिए सबसे बढ़िया रहेगा। ये अलवर वासियों की उम्मीदें हैं और भी जान लेते हैं। सर, क्या अलवर उम्मीद कर रहा है इस सेंट्रल के बजट से?
अलवर को तो पर्यटन का हब बना देना चाहिए, क्योंकि यह अरावली की गोद में बसा हुआ है अलवर, और अलवर के पर्यटन के ऊपर अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि हमारे पहली बार हमारे यहाँ से केंद्रीय मंत्री वन और पर्यावरण मंत्री बने हैं। तो हमें ये आशा है कि अलवर के ऊपर सबसे ज़्यादा वो ध्यान देंगे और अलवर को पर्यटन का हब बनाने का कोशिश करेंगे, ताकि यहाँ पर है ना और उद्योग की विकास हो सके, पर्यटन का और अधिक विकास हो सके। इसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो हमें यही आशा है कि यहाँ पर उद्योग लगें, पर्यटन उद्योग पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए। आप क्या मानते हैं किस तरह का बजट रहेगा आज, क्या उम्मीद राजस्थान करता है? बजट अच्छे रहना चाहिए और यहाँ से उम्मीद ये है कि यहाँ पानी की समस्या तो मेन खत्म हो जानी चाहिए। सर आप क्या मानते हैं व्यापारी वर्ग के लिए क्या बजट में उम्मीद है इस बार? व्यापारी वर्ग के लिए मुझे उम्मीद है कि इनकम टैक्स स्लैब बढ़ाएंगे, और सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का। महंगाई में मुझे लगता है कि रसोई गैस जो है उसका इनको थोड़ा कम करना चाहिए रेट, क्योंकि कई बार उसे ये पहले कहते थे कि इतने का सिलेंडर उतने का सिलेंडर, लेकिन सिलेंडर पे रेट इन्होंने बढ़ा रखे हैं, उससे बहुत ज़्यादा पार्टी को भी नुकसान हुआ है। और पर्यटन पे जो हमारे जीपी शर्मा जी ने बोला, पर्यटन पे विशेष तौर से अलवर उभर कर आ सकता है, क्योंकि सरिस्का जो है वर्ल्ड लेवल का प्रोजेक्ट है, इस पर सरकार ध्यान दे। आज केंद्र के बजट को लेकर के जो अलवर की उम्मीदें हैं उसमें साफ तौर पर जो मुद्दा है वो पर्यटन को लेकर के है, महंगाई को लेकर के है, और उम्मीद जो की जा रही है कि कहीं ना कहीं अलवर जो दिल्ली से लगता हुआ क्षेत्र है, दोनों राजधानियों के बीच का क्षेत्र है, यहाँ पर पर्यटन को बढ़ावा मिल सकता है। और साथ ही रोजगार को लेकर के बात की गई है कि रोजगार में कहीं ना कहीं कमी आए, जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनको रोजगार मिले, और महंगाई पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगना चाहिए। जी बनी, निश्चित तौर पर महंगाई पर कंट्रोल लगना चाहिए। और यहाँ पर बातचीत आप कर रहे थे मुदित, मैं आपके पीछे यहाँ पर क्योंकि कई लोग आपके साथ मौजूद है, ज़रा इनसे ही बातचीत करिए और जानिए इनसे कि बात कर ली जाए यहाँ पर भ्रष्टाचार की, बात कर ली जाए विकास की, विकास का मॉडल किस रूप में देखना चाहते हैं ये अलवर वासी अपने शहर के लिए? जी बिल्कुल, इनसे बातचीत कर लेते हैं। सर अलवर की अगर बात करें तो अलवर में विकास का मॉडल किस तरह का आप देखना चाहते हैं, क्या विकास में होना चाहिए? और आज भ्रष्टाचार के जो मामले सामने आ रहे हैं, लगातार परीक्षाओं को लेकर के भी आते हैं, भ्रष्टाचार की बातें, क्या किस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट को उठाना चाहिए? बिल्कुल, आपने ये जो परीक्षा लीक में पेपर लीक और पेपर आउट हो जाते हैं, जो मामला उठाया है, ये एक्चुअली सभी स्टेटों में देखने जा रहा है। राजस्थान के अंदर पिछली सरकार के अंदर हमने देखे यहाँ पे 17 पेपर लीक हुए थे, उत्तर प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में देखो। तो सेंटर को ऐसी गाइडलाइन जारी करनी चाहिए जिससे परीक्षाओं को बिल्कुल सुनिश्चित रूप से बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से किया जाए, जिससे बच्चों के भविष्य खिलवाड़ नहीं हो। सर विकास को लेकर के आप क्या मानते हैं, अलवर में कैसा विकास हो कि जो प्रगति हो आगे? तो विकास के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि अलवर शहर का जो मेन जो हब है वो पर्यटन से संबंधित है, क्योंकि यहाँ अरावली पर्वत श्रेणियाँ हैं और यहाँ पे सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट भी है। वहाँ पे जो एलिवेटेड रोड का जो काम है वो पिछले 5 साल से अधर में लटका हुआ है और सरकारें उसको टालती आ रही है, जबकि ये पूरे विश्व स्तर का मामला है। इस बार उम्मीद है कि वन मंत्री यहाँ से है, केंद्र में मंत्री हैं। जी हाँ, हमको इस बार उम्मीद है कि वन मंत्री और दोनों राज्य के और केंद्र के दोनों मंत्री यहाँ पे हैं, तो शायद इस बार वो जो हमारी संभावनाएं हैं कि वो एलिवेटेड रोड जो है इस 5 साल के कार्यकाल में कंप्लीट होगा। जी बनी, बिल्कुल जो सरिस्का जो क्षेत्र है, सरिस्का में एलिवेटेड रोड को लेकर के जो सेंट्रल से बजट आना है, केंद्रीय वन मंत्री यहाँ अलवर से है, तो उनकी उम्मीदें जो है उनको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों का मानना है कि इस बार वो एलिवेटेड रोड मिलेगा। और जो सरिस्का अभ्यारण्य है वहां पर वन्य जीवों को बिना छेड़छाड़ किए ही लोगों को सुलभ रास्ते वहां से मिलेंगे। एलिवेटेड रोड बनने के बाद जो मार्ग है अलवर जयपुर मार्ग, उसमें कहीं ना कहीं राहत मिलने वाली है। जी ठीक है, मेरे साथ रहिए पवन और मुदित, आप दोनों से आगे भी बातचीत करते रहेंगे, लेकिन इस बीच ऊर्जा मंत्री हैं हीरालाल नागर, उनका क्या कहना है बजट को लेकर, जरा वो सुना देते हैं पहले। देखिए, राजस्थान की वो हर उम्मीद जो हमें राजस्थान को केंद्र से अपेक्षा है वो सब पूरी होंगी। केंद्र का बजट पहले भी पिछले 2 टर्म में भी बहुत अच्छा रहा है और नरेंद्र जी मोदी का एक शानदार 10 साल का कार्यकाल रहा है। आने वाला बजट भी चाहे वो किसान के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, निश्चित रूप से एक शानदार बजट आएगा। और इस बार मुझे उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में इस बजट में ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर कोई रोज़गार और संसाधन मिल सकता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से मिलता है। इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने का काम इस पूरे कार्यकाल में किया जाएगा, ताकि हमारा देश एक तेज़ गति से आगे बढ़ सके। निश्चित रूप से आने वाले बजट में राजस्थान की जो अपेक्षाएं वो सब पूरी होगी।
तो राजस्थान की जो अपेक्षाएं हैं इस बार के बजट से पूरी होंगी और इस बार का जो बजट है राजस्थान की उम्मीदों पर, राजस्थान के लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेगा, कह रहे हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। मुदित के पास हम गए थे, मुदित ने बातचीत करी, कैसा हो विकास का मॉडल अलवर का, ये बता रहे थे वहाँ के लोग। और इस बीच यही सवाल मेरा आपसे रहेगा पवन की अजमेर जो पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण शहर माना जाता है, दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, पर्यटन के क्षेत्र में क्या हो अजमेर के लिए, इसके अलावा विकास का मॉडल यहाँ के लोग कैसे देखते हैं इस बार के बजट से? बिल्कुल मनी, आपने बिल्कुल सही कहा है। धार्मिक नगरी अजमेर है, यहाँ पर विश्व विख्यात ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, विश्व विख्यात पुष्कर तीर्थ स्थल है। इस दृष्टि से अगर बात करें तो जो बाहर से आने वाले जो पर्यटक हैं वो यहाँ पर आते हैं और यहाँ के लोगों को व्यापार देते हैं। तो ऐसे में जो जायरीन है और जो श्रद्धालु है उनको यहाँ पर आकर यहाँ रहने की और यहाँ पर जो घूमने फिरने की जो व्यवस्था है उसको माकूल की जाए और यहाँ पर और पर्यटन के क्षेत्र को विस्थापित की जाए, तो ऐसी यहाँ के लोगों की मांग है। निश्चित तौर पर रोजाना बड़ी संख्या में अजमेर की दरगाह में राजस्थान सहित अलग अलग राज्यों से जो लोग आते हैं वो यहाँ पर काफी बिजनेस देते हैं। तो ऐसे में उनकी जो सुरक्षा है, जो उनके रहने के लिए और घूमने के लिए जो जगह है वो प्रॉपर होनी चाहिए। कुछ और लोग भी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। अंकल, आज बजट आने वाला है, कैसा देखते हैं, क्या मांग है आप लोगों की? बजट में कोई आम पब्लिक के लिए कोई सुविधा हो तो कोई सही बात है। उसमें जैसे महंगाई कम हो, इलेक्ट्रिसिटी के बिल है वो कम हो, गैस कम हो, और भी आम पब्लिक के लिए बजट हो तो सही है। पैसे वाले का बजट हो तो कोई मतलब नहीं है इसमें। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही है कि आम लोगों के लिए बजट में कुछ फायदा हो तो अच्छी बात है, बाकी पैसे वाले के लिए कोई विशेष बात नहीं। और भी यहाँ पर लोग हैं, आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, बजरी पत्थर वगैरह का आदान प्रदान होता है, तो क्या होना चाहिए उसमें? अभी बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ा रखी है, टैक्स लगा रखे हैं। अभी ठेकेदारों से जो जिनका रजिस्ट्रेशन हो रखा है उनसे ऊपर और पैसे मांगा गया है। तो आप डिपार्टमेंट में जमा कराएं, आपको 6 महीने का समय दिया गया, गलत है। जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, पहली बार देख रहा हूँ कि जिसका रजिस्ट्रेशन हो चुका है उससे और फीस मांगी जा रही है। सुविधाएं दी जाएं, मूलभूत जरूरतें बढ़ाई जाएं, माइंस ठेकेदार हैं उन पर कंट्रोल किया जाए, बजरी की लागत कम की जाए। सबसे मेन तो बजरी की लागत कम की जाए, उस पर बहुत ज्यादा सरकार का रवैया ठीक नहीं है। बिल्कुल मनी, देखिए एक जानकारी और दे दूं मैं, अभी कुछ दिनों पहले जो यूज्ड कार है, सेकेंड हैंड कार है, उनको अगर राजस्थान में या अजमेर में लेकर आते हैं दिल्ली या दूसरे स्टेट की, तो उन पर पहले 20 से 25% टैक्स लगता था और अब जो टैक्स है वो करीब 60 से 80% लग गया है। तो जो सेकेंड हैंड कार खरीदने वाले जो लोग हैं उनकी जो आस हुआ करती थी कि हम सेकेंड हैंड कार लगा लेकर चला लेंगे, तो वो भी इस जो पहले वाले जो टैक्स है उसमें काफी बढ़ गए हैं। तो लोगों की जो सेकेंड हैंड कार लेने की इच्छा है वो भी गौण होती नजर आ रही है। और कुल मिलाकर जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि जो आम लोग हैं, जो निचले स्तर के लोग हैं, उनको उनके व्यापार में, उनके जो काम है उसमें कहीं ना कहीं फायदा हो। सोने चांदी की जो रेटें हैं उसमें कमी आए, क्योंकि जो लोग हैं शादी ब्याह करते हैं तो सोना खरीदते हैं, वो प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तो उसमें भी स्थिरता आई जाए। जी मनी। और अगर टूरिज्म सेक्टर की बात कर ली जाए पवन, तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए अजमेर में हालांकि बड़े बड़े अलग अलग तरीके की फैक्ट्रियां हैं, मगर जो फैक्ट्री मालिक है वो, जैसा कि लोग बताते हैं, जो काम करने वाले बोलते हैं कि भाई जो उनको फायदा होता है उसका कुछ प्रतिशत जो कर्मचारी हैं, जो उनकी लेबर है, उन तक पहुंचे, मगर जो तनख्वाह है वो सीमित है। जो मालिक है वो प्रतिदिन पर मंथ बहुत ज्यादा जो इनकम है वो कमा रहे हैं। तो जो आम लोग, जो कर्मचारी वगैरह है, वो भी यही चाहते हैं कि जो उन मालिक का जो टैक्स बढ़ रहा है वो कम हो, जिससे कि उनको उनकी जो सैलरी वगैरह है उसमें कहीं ना कहीं वृद्धि हो, और जो खाद्य सामग्री है, गैस, शक्कर, तेल, इसमें कहीं ना कहीं दामों में कमी आए। जी मनी। ठीक है, रही आप मेरे साथ। मुदित के पास एक बार ले चलते हैं। मुदित, यहाँ पर आप जिक्र कर रहे थे अलवर सरिस्का अभयारण्य का। इस बीच हमने देखा है कि किस तरीके से जो वन्य जीव हैं वो जंगलों से निकलते हैं, फिर वो शहरों का रुख करते हैं और उसके बाद फिर वो लोगों का शिकार करते हैं, उन पर हमला करते हैं, और कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर वन विभाग की मानी जाती है। तो ऐसे में क्या इसको लेकर भी कदम उठाए जा सकते हैं? इसको लेकर क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग?
सरिस्का के जो वन क्षेत्र है उसको लेकर के, वन्य जीवों की सुरक्षा को लेकर के, वन्य जीवों को बचाने को लेकर के जो तैयारियां हैं वो लगातार यहाँ के लोगों की स्थानीय मदद भी यहाँ पर सरिस्का प्रशासन को की जाती है। लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो वन्य जीव है वो कहीं ना कहीं दुर्घटना का ग्रास बन जाते हैं, या कहे तो वन क्षेत्र से निकल करके आबादी क्षेत्र में आ जाते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं खामियाजा वन जीवों को भुगतना पड़ता है। तो जो लोग हैं उनसे जानते हैं। सर, सरिस्का को लेकर के, वन्य जीवों को लेकर के आज अलवर क्या मानता है? क्या केंद्र से ऐसा बजट हो जो आज वन क्षेत्र को लेकर के बचाया जा सके, वन्य जीवों वाइल्ड लाइफ? देखिए, जब से माननीय हमारे भूपेंद्र यादव जी वन मंत्री बने हैं, उससे पहले भी इन्होंने एक प्रोजेक्ट लेके आए थे एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, ताकि जितने भी सरिस्का के अंदर वन्य जीव हैं स्वच्छंद रूप से विचरण कर सकें और किसी गाड़ी की चपेट में आगे नहीं मरे। ये प्रोजेक्ट का अभी इनिशियल स्टेज में है, लेकिन कई बार बजट के कारण ऊपर नीचे होता रहता है, अभी भी क्लियर नहीं है। ये एक सेंटर का प्रोजेक्ट था। इस प्रोजेक्ट को यदि इस बजट के अंदर यदि पैसा दिया जाता है तो नटनी के 12 से लेकर के जो थैंक यू बोर्ड है थाना जी का, वहां तक यदि एलिवेटेड रोड बन जाती है, क्योंकि सरिस्का ऐसी सेंचुरी है जहाँ पे आज की तारीख में 32-33 टाइगर यहाँ पे हैं। किसी जमाने में तो 2-3 रह गए थे। तो इस सेंचुरी का बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि एलिवेटेड रोड बनाया जाए, और आसपास के बफर जोन के अंदर जो बहुत एनक्रोचमेंट करके लोगों ने होटल वगैरह खोल रखे हैं, उन होटलों को हटा करके इसको एक अच्छे तरह से डेवलप किया जाए तो पर्यटन की तरफ से बहुत अच्छा ये बनेगा। मुझे आप क्या मानते हैं, सरिस्का को कैसे बचाया जा सकता है? अभी जो सरिस्का का क्षेत्रफल बढ़ाने की बात की जा रही है, क्या उससे वन्य जीवों को विचरण करने का फायदा मिलेगा? नहीं, अगर इसको बढ़ाया जाएगा तो वन्य जीवों को विचरण करने का फायदा मिलेगा। इसको नेशनल पार्क के रूप में डेवलप किया जाए तो ज्यादा उचित होगा। जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं उनका साफ तौर पर मानना है कि सरिस्का वन्य जो क्षेत्र है यहाँ पर पर्यावरण को बचाने के लिए, वन्य जीवों को बचाने के लिए जो है वो प्रयास लोगों से लगातार बताने जारी के लिए है कि और राजस्थान केंद्र के से भी लोगों को इस उम्मीद बार की जा के रही है। बजट से क्या उम्मीदें हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।